नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा, आप सभी का अपने YouTube चैनल टिप्स इन लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो मेरी ये सीरीज चल रही है तैयारी जीत की, उसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं आपके 90 नंबर की दोस्तों तैयारी करवाऊंगा, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। और कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, समास जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है दोस्तों। ये सभी क्या होते हैं? आपके समास होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कह रहे हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, इसको देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, ठीक है। वह बहुत मोटा है, इसमें प्रविशेषण बताना है दोस्तों, इसमें प्रविशेषण बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रविशेषण होता क्या है। ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं वही क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह बहुत मोटा है। मोटा तो है दोस्तों, यहाँ पे वह मोटा है, यह तो क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, ठीक है। बहुत मोटा है तो यह मोटे की विशेषता बता रहा है, बहुत मोटा है। कैसा है? बहुत मोटा है। तो यहाँ पे जो बहुत होगा यही क्या होगा? प्रविशेषण होगा। जो विशेषण की विशेषता बताए वही क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? समास के बारे में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि समास जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, ठीक है। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। और कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों चौराहा लिखा गया है, ठीक है। तो चौराहा में क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा। अगर कहीं पे दोस्तों अगर किसी भी शब्द का विखंडन करने पे उसके बीच में कोई भी कारक शब्द आ जाता, ठीक है, का, के, की, रा, रे, री, में, पर इत्यादि में से कोई वर्ड आता तो वहाँ पे क्या होता? तत्पुरुष समास हो जाता, ठीक है। जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो दोस्तों तो वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशरथ, ठीक है, दशरथ हुआ, ठीक है। इसमें लंबोदर हुआ, इसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण है। मतलब उसको बच्चे को लिखने संबंधित दिक्कत हो रही। क्या कर रहा है? बाएं हाशिए को बढ़ाता चला जाता है, मतलब उसको लिखने संबंधी प्रॉब्लम हो रही। इसका मतलब उस किसकी शिकायत है या किसका लक्षण है? डिस्ग्राफिया का लक्षण है दोस्तों, ठीक है। अगर बच्चा पढ़ने में कोई दिक्कत करता है या पढ़ने में उसको समस्या होती, ब्लैक बोर्ड पे या कहीं पे कोई चीज़ लिखा होता तो 2 शब्दों में अंतर न कर पाता, सही से उसको पढ़ न पाता, तो उसमें क्या होता है? डिसलेक्सिया विकार होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पठन कौशल से अभिप्राय। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? पठन कौशल का क्या मतलब होता है? लिपि चिन्हों को पहचानना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना या पढ़कर समझना। दोस्तों आपको बता दें कि पढ़ना कौशल सबका अभिप्राय क्या होता है? जो चीज़ पढ़ें उसको क्या कहते हैं? पढ़कर समझना ही क्या कहलाता है? पठन कौशल का अभिप्राय या मतलब होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मौसेरा, आतप, विदेश या प्रबंध। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे आतप यहाँ पे लिखा गया है, आ प्लस तप होगा। क्या होगा? आ तप प्लस। अगर इसका विखंडन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? आ प्लस तप आएगा। यहाँ पे बी प्लस देश, बी और देश, ये 2 भागों में बटेगा, बी और देश। और ये तीसरा जो लिखा गया है प्रबंध लिखा गया है, यहाँ पे प्र प्लस बंद, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
ये जो तीनों शब्द लिखे गए हैं, आतफ हुआ, विदेश हुआ, प्रबंध हुआ, इसमें क्या प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग। आ उपसर्ग बी और प्रबंध, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, वो क्या उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित किए रहे। जैसे यहाँ पे मौशेरा लिखा गया है, तो जब इसका हम विघटन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा मौसा प्लस एरा। क्या होगा? मौसा प्लस एरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ दो भागों में बट रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों अब प्रत्यय क्या लगा हुआ है? एरा प्रत्यय लगा हुआ है। मौसा कोई शब्द है, उसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग हुआ है, तो मौशेरा में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा संबंधित मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों के भाषिक नियम संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझनी चाहिए। तो भाषा संबंधित मूल्यांकन में, मूल्यांकन से दोस्तों तात्पर्य होता है जिससे पूरी जानकारी हो जाती है कि बच्चा जो है वो किस स्तर की पढ़ाई कर रहा है, या उस कितना सीखा है, कितना उसको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, या उस जिस क्लास में पढ़ता है वहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो किस स्तर की चीज़ें उस बात को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे की भाषा प्रयोग संबंधी जो क्षमता का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? भाषा संबंधित मूल्यांकन होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द में क्या है? कैसा संज्ञा यूज हुआ है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक, द्रव्यवाचक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको संज्ञा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए वही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। संज्ञा आपकी मुख्यतः जो होती है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो इसमें कह रहा है कि प्यारी जो लिखा गया है उसमें कौन सी संज्ञा है? प्यारी में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा जैसे जो किसी एक विशेष जाति का बोध कराए वहाँ पे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे लड़का हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक विशेष जाति का बोध कराते हैं, सभी नदियों का, पर्वत का, लड़का का। ठीक है। और गुणवाचक दोस्तों, जैसे लड़का अच्छा है, ठीक है, बुरा है, ठीक है, वो सब क्या है? उसके गुण के बारे में बताता है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सबको प्यारी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोस्तों? भाव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। जीव का, वाचा, रचना, वाणी। बिल्कुल सही दोस्तों, जीव का ये सब पर्यायवाची होते हैं। वाचा, रचना और वाणी जीव के पर्यायवाची होते हैं। अहंकार का पर्याय दम्भ होता है, दर्प होता है और मद होता है। बिल्कुल सही है भी। किरण का पर्यायवाची रश्मि होता है, मयूख होता है, प्रभा होती है। और कौवा का पर्यायवाची दोस्तों ये सब नहीं होते हैं। ये सब जो है पर्यायवाची आपको दिया गया है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और यहाँ कौवा का पर्यायवाची क्या होता है? काक कौवा का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। कह रहा है कि एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सा संज्ञा कहता है? संज्ञा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बाल विकास के, जिसको सीडीपी बोला जाता है। सीडीपी भी आपके एग्जाम में 30 नंबर के प्रश्न इससे बनते हैं दोस्तों। 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान निम्न के माध्यम से कौन सा होता है? दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए प्रावधान निम्नलिखित के माध्यम से हो सकता है। समकालीन शिक्षा के माध्यम से, प्रगतिशील शिक्षा, या केवल विशिष्ट स्कूलों की स्थापना करके, या समावेशी शिक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि सभी बच्चों का, चाहे दिव्यांग बच्चे हों, विशिष्ट हों या सामान्य हो, सभी बच्चों का एक साथ शिक्षा का व्यवस्था करना या प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ पे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किसके माध्यम से किया जा सकता है? कि उनके शिक्षा का प्रबंध समावेशी शिक्षा के माध्यम से। चलिए आगे दोस्तों कह रहा है कि जब बच्चा निम्न प्रदर्शित करता है तो वाक विकार नहीं माना जा सकता। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बच्चा क्या प्रदर्शित करता है कि उसे वाक विकार नहीं माना जाता, बल्कि सभी क्या है? वाक विकार के लक्षण हैं।
तुतलाना या अस्पष्ट उच्चारण करना, ये भी क्या है आपका वाक विकार होता है एक टाइप से। तेजी से लेकिन अस्पष्ट बोलना, ये भी क्या है वाक विकार है। धीमी या तेज गति से बात करना, ये वाक विकार का लक्षण नहीं दोस्तों, ठीक है। हकलाना या रुक रुक कर बोलना, ये भी क्या है आपका वाक विकार का लक्षण होता है, जिसमें बच्चा किसी चीज़ को तुतला के, वाक विकार वही होता है जिसमें बच्चा किसी चीज़ को तुतला के बोले, हकला के बोले या रुक रुक के बोले या तेजी से बोले, लेकिन उसकी जो बात हो वो स्पष्ट न हो, ये सभी क्या होते हैं वाक विकार के लक्षण माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि सृजनात्मकता में सम्मिलित है दूसरों का अनुकरण और नकल करने की योग्यता, अपसारी चिंतन करने की क्षमता, लंबे अनुच्छेद और अंकों को क्रमवार याद करने की योग्यता, अभिसारी चिंतन की योग्यता। तो सृजनात्मकता होती है दोस्तों जिसमें बच्चा जो बहुत कल्पनाशील होता है, अलग अलग विचारों को सोचता है, ठीक है, अलग ढंग से कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों अपसारी चिंतन की करने की क्षमता होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है दोस्तों, जिसको जीएस कारक भी बोलते हैं, ठीक है, ये किसका सिद्धांत है दोस्तों, जीएस कारक सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन का। किसका है, स्पीयरमैन का। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत होता है, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे सामान्य हो, सभी बच्चों का एक साथ एक समान स्कूल में स्वागत करना अर्थात उसको पढ़ाया जाना, ये क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा दोस्तों। नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति क्या होती है। अवांछित व्यवहार मतलब अगर कोई बच्चा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है या गलत तरीके से उसका रवैया अन्य बच्चों के साथ सही नहीं है, आप शिक्षक के साथ सही नहीं है, तो उसको व्यवहार को परिवर्तन किस प्रकार से किया सकता है कि विद्यार्थी को दंड दे के, मार के, धमका के, इस तरीके से बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। उसको आप बिल्कुल दंड नहीं दे सकते या धमका नहीं सकते। अब अभिभावक के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार करना। दोस्तों यही इसका राइट जवाब होगा कि वो ऐसी गलती क्यों कर रहा है, उसके इस कमियों को खोजना और उसको उपचार करना और उसमें उसका सहयोग करना ताकि वो उस चीज़ को बदल सके, अपने व्यवहार को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में सक्षम बनाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में, विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में, पाठ्यक्रम के बेहतर ढंग से अध्यापन में। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को इस योग्य बनाता है कि वो जो विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ा रहा है वो अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ सके कि मतलब उनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए या उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनको किस तरीके से समझाएं कि वो आसानी से समझ पाएँ। इस सब तरीके से तो विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में मददगार सिद्ध होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले, कक्षा के लिए योजना बना ताकि हर बच्चा उस गति से आगे बढ़ सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश देता है। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय का पता लगाएं ताकि शिक्षक को पता चले कि प्रत्येक बच्चे का भविष्य क्या है। यह सुनिश्चित करना दोस्तों, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास कराने का अवसर मिले। जहाँ पे बच्चे की अवसर की बात आ जाए दोस्तों, वो ऑप्शन आपका सही होगा ही, ठीक है, क्योंकि बच्चे को क्या करना है, पूरा प्रमुखता देना है। बच्चे को दोस्तों मेन मानना है। अगर बच्चे को आप मान के चलेंगे या बच्चे के स्थान पर अपने आप को खुद रख के चलेंगे तो आप बाल विकास में किसी भी प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था की विशेषता क्या है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, पियाजे के द्वारा। और पियाजे के द्वारा 4
स्तर भी दिए गए थे। ठीक है, उसमें कौन सा है, संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक है, औपचारिक है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो जो बात इस सिद्धांत में कही गई, अमूर्त तर्क और परिपक्वता नैतिक चिंतन, इस अवस्था की विशेषता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है 12 वर्ष के ऊपर की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि समावेशी शिक्षा विद्यालय की उस शिक्षक प्रणाली को कहते हैं जो विशेष विद्यालय के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। देखिए दोस्तों, जहाँ पे केवल की बात कर दी जाए उस ऑप्शन को भी आप नेगेटिव मान लीजिए कि वो आपका आंसर है, नहीं हो सकता है। यहाँ आप दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं कि विशेष विद्यालयों के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का प्रोत्साहन करना। दोस्तों, जहाँ पे विशेष आवश्यकता की बात आ जाए, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये होगा कि देखिए ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, यही इसका राइट हो जाएगा। बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं भाषाई अन्य विविध अक्षमताओं के बावजूद सभी को क्या करना, शामिल करना और उनकी शिक्षा का अच्छा सा प्रबंध करना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों जो कि ईवीएस के हैं, ये भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भी आपके परीक्षा में 30 अंक के और 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। कुछ पक्षियाँ जो होती हैं दोस्तों, पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। उसके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ नहीं सकते दोस्तों, उड़ सकने में उनको क्या होती है, उड़ नहीं सकते, उनको दिक्कत होती है, उड़ नहीं सकते, उड़ने में उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। या पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो दोस्तों पक्षी अपने गर्दन इसलिए हिलाते हैं कि जो पक्षी की आंखों की पुतली होती है घूम नहीं सकती है, बस इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते रहते हैं। और कौन सा पक्षी ऐसा होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो क्या होता है, मैना होता है। और कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमा लेता है, वो क्या होता है, उल्लू होता है। और कौन सा पक्षी ऐसा होता है कि जो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, तो कौवा होता है। और कौन सा पक्षी ऐसा होता है दोस्तों जो कि कौवे के घोंसले में अंडा देती है, तो कोयल होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत समझ का विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षी अधिगम का विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 जो है एनसीएफ दोस्तों, एनसीएफ से आपके सीटेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा एनईपी जो है दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो है, उससे भी आपके पेपर में अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि कक्षी अधिगम का विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाली खाने की कौन सी चीज़ बेचते मिलेगी। पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा पाव। तो ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल आपको दोस्तों ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को सम्मिलित करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षार्थी में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करना, योग्यता का। दोस्तों बिल्कुल सही, अगर कहानी कविताएं शामिल होने से जो शिक्षार्थी या बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का क्या होता है, विकास होता है, और विषय में उनकी रुचि का भी विकास होता है। इसके अलावा नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, सिर्फ आनंद और मज़ा उपलब्ध कराने के लिए इन सब चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता,
बल्कि बच्चे की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, और बच्चा उस विषय में अपनी रुचि को बनाए रखने उसके लिए। और जो बच्चा दोस्तों उसमें मन नहीं लगता है उसका, और उसका मन सोचता है कि इस सब्जेक्ट को न पढ़े दूसरे सब्जेक्ट पढ़े, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही कविता और कहानियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार चिकूना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह कौन सा होता है? मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो क्या होता है दोस्तों? मलेरिया होता है। मलेरिया का उपचार चिकूना पेड़ की छाल से किया जाता है। इसका लक्षण ये होता है दोस्तों, इसमें बुखार आता है और तेज कपकपी भी आती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रूप में देखते हैं? जो जानवर ऐसे रात्रिचर होते हैं उनको हर चीज़ किस रूप में दिखाई देता है? केवल लाल रंग में, हरा रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद देखते हैं, केवल हरे रंग देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ कैसा दिखाई देता है? काला और सफ़ेद दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर जो होता है कहता है कि निदान के पश्चात डॉक्टर कहा कि उसे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? देखिए, निदान के पश्चात अगर कोई डॉक्टर ये बताता है कि उसके खून में जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है, या आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए वह क्या खाने की सलाह देगा? तो इसी बारे में से पूछ रहा है कि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। तो दोस्तों आपको सलाह देगा कि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाने की सलाह देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? मृदा को उलट पलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। दोस्तों आपको बता दें कि किसान जो होता है फसल बोने से पूर्व फसल की अच्छी से खेत की जुताई करता है अच्छी से। उसका मतलब ये होता है कि मृदा के कणों के मध्य चाहता है कि वायु जो है वो आसानी से प्रवेश कर जाए। ठीक है, इस कारण से वो मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देता है। और जो किसान होता है दोस्तों, कभी कभी पूछता है किसान का मित्र क्या होता है? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, केचुआ जो होते हैं मिट्टी को क्या करते हैं? भुरभुरा बनाते हैं, जिससे प्रकाश के साथ साथ वायु भी मिट्टी के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना या ओजोन परत। तो निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में भूमिका निभाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करता है? पौधे करते हैं और अपने भोजन निर्माण करने के लिए करते हैं। और ये क्या करता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको अवशोषित करता है और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि वायुमंडल का संतुलन जो है वो बना रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कभी कभी पूछ लेता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, कार्य होता है कि प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होती हैं, उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके आधार पर विद्यार्थी के डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? डिस्लेक्सिया मतलब पहले आप समझ लीजिए कि डिस्लेक्सिया समस्या होती क्या है। ऐसी समस्या जिसमें बच्चे को किसी चीज़ को पढ़ने में दिक्कत होती है दोस्तों। इसमें पढ़ने में की समस्या होती है, किसी जो शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है, ऐसी समस्या को डिस्लेक्सिया समस्या या डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसकी जानकारी कब होगी शिक्षक को? जब बच्चे को कोई चीज़ पढ़ने के लिए देगा और बच्चा उस चीज़ को पढ़ नहीं पाएगा, तब वो समझ जाएगा कि बच्चे को क्या है? डिस्लेक्सिया की समस्या है। अगर लिखने में दिक्कत होती है तो डिस्ग्राफिया हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ने की समस्या। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व की कमी या विटामिन ए की कमी। तो मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों? लौह तत्व की कमी होती है। ठीक है, लौह तत्व की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और कैल्शियम की कमी से
हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। क्या होती हैं? हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और कैल्शियम आपको कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? आपको कहते हैं कि जो हड्डियाँ मजबूत करने के लिए दोस्तों विटामिन डी की सलाह दी जाती है कि विटामिन डी और कैल्शियम जो होते हैं वो हड्डियाँ मजबूत करने में सहायक होते हैं। और विटामिन ए, जान लीजिए कि विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों। और इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है करके पूछ लेता है। महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका महत्वपूर्ण स्रोत आप मान के चलिए गाजर होता है। इसके अलावा मछली का तेल होता है। कार्ड रिवर ऑयल जो होता है वो भी दोस्तों इसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, मछली का तेल महत्वपूर्ण स्रोत है किसके? विटामिन ए के। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।